चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। वही बात करेंगे कि कौन सा इजी है, मॉडरेट, हार्ड है। हालांकि कौन सा क्वेश्चन देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ है तो किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं कि हमारे जो पढ़े हुए सिलेबस हैं उसी से आ रहे हैं, हमने जो देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सोल्व भी किए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। और ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, घुमा फिरा कर उस चीज़ को अगर पूछ लिया जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हमें लगे तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी तो चीज़ें सेम सी हैं। जैसे देखें, एक बॉल को गिरा दिया गया है जिसका मास m है, डेंसिटी d है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है कंटेनर में जो ग्लिसरीन से भरा हुआ है, बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है थोड़ी देर के बाद, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, ठीक है। अगर जो हमारे पास ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है, बॉल की भी डेंसिटी दे रखी है, बॉल का मास भी दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि विस्कस फोर्स उस पर कितना लग रहा होगा जब वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम FBD बनाकर सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी बात कि ये कंटेनर हमने मान लिया, सपोज करो ये कंटेनर हमारे पास है और कंटेनर में भर दिया हमने एक लिक्विड को, ठीक है। कंटेनर में एक लिक्विड को भर दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कंटेनर में लिक्विड, ठीक है। कंटेनर में लिक्विड हो गया और इसमें हमने गिरा दिया एक बॉल को, ठीक है। ये बॉल हमारे पास हो गई। अब आप कहेंगे कि इस पर जो फोर्सेस हैं लगेंगे, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे उनकी भी बात हम कर लेते हैं, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। देखिए फटाफट, एक फोर्स लगेगा ऊपर, एक सेकेंड, एक फोर्स ऊपर लगेगा जिसे हम बाइंसी फोर्स कह सकते हैं, जो लिक्विड में होने की वजह से लगेगा, ठीक है। एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा, जिसे हम फ्रिक्शन जिसको हम यहां पर विस्कस फोर्स कह रहे हैं, उसी को मैं फ्रिक्शन कह रहा हूं ना, ठीक है। विस्कस फोर्स और mg, क्योंकि फ्रिक्शन से भी थोड़ी सी ज्यादा फील आती है, विस्कस फोर्स कुछ नया नाम है पर बात वही होती है, लिक्विड जो फ्रिक्शन लगाता है वही विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। तो उसका अलग नाम है यहाँ पर। तो बाइंसी फोर्स प्लस फ्रिक्शन ऊपर लग रहे हैं और mg जो कि उसका वेट है नीचे लग रही है, और ये हम जानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जा रही है। और ऐसा थोड़ा टाइम के बाद होगा, जैसा उसने कहा है कि थोड़े टाइम के बाद वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब बाइंसी फोर्स प्लस फ्रिक्शन, बाइंसी फोर्स प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है mg, ठीक है। बाइंसी फोर्स कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि d/2 है, और वॉल्यूम तो पूरा इसका डूबा हुआ है, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम, m जो इसका मास है डिवाइड बाई इसकी जो डेंसिटी है d, ठीक है। ये हमारे पास हो गया N2G, तो ये बाइंसी फोर्स हो गया, प्लस जो विस्कस फोर्स था Fr वो लिख दिया इक्वल्स टू mg हमारे पास हो गया। d से d कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया mg डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू mg। तो हम देख रहे हैं कि विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाती है mg डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान बात है जो हमें ध्यान में रखनी थी, और यही तो हमने किया हुआ भी है, यही हम करते भी हैं, बताते भी हैं कि विस्कस फोर्स जो है कितना लगेगा, कैसे लगेगा, टर्मिनल वेलोसिटी कैसी आएगी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी, ये सब बातें हम करते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा जो पार्ट है रिवाइज करके जरूर जाएं, ठीक है। स्टोक्स लॉ जहां हम पढ़ते हैं, जहां पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हम डुबाते हैं, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें जो है आप रिवाइज करके जाएं एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो सीधी चली जाएगी रे, अब सीधी चली गई तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे लिए ये होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल मैंने यहाँ पर बनाया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 60 डिग्री है, तो हमारे पास ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो आप ऐसा कह सकते हैं 60, तो ये आपके पास वापस से 30 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये 30 डिग्री हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है। अब एंगल ऑफ इमरजेंस पता करना है हमको, द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, ठीक है। तो अगर यहाँ से बाहर निकलता है ये, ठीक है, यहाँ से मतलब ये रे बाहर निकलती है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा हमारे लिए, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 ये है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, √3 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
1 साइन, क्या माना है उसको, एंगल ऑफ इमरजेंसी ई। तो हमारे पास आ गया √3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ई। आप देख रहे हैं √3 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी कि ई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंसी 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान तो कुछ पूछा नहीं जा सकता, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी गिवन है, इज कनेक्टेड टू एन ऐसे सोर्स ऑफ वोल्टेज 10। ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड देन बी गिवन बाय। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमें पता करनी है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फिर भी एक बार आप कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जान लें कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर कुछ चार्ज होगा, यहाँ प्लस क्यू होगा तो यहाँ माइनस क्यू होगा, और यहाँ पर इन पर चार्ज होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है, लगातार यहाँ पर चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है करंट आएगी, और उसको हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, कितनी होती है यहाँ पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मीडियम हमारे पास कुछ भी नहीं है, एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एयर है या फिर वैक्यूम बना हुआ है तो हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई। अब जो वोल्टेज है इसके क्रॉस वो तो लगातार चेंज हो रहा है, आप देखें कि वोल्टेज जो है वो वेरिएबल गिवन है। ठीक है, वोल्टेज वेरिएबल गिवन है, कितना है ये, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वोल्टेज है। अब V इतना है तो हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो हमारे लिए कैपेसिटर पर जब भी चार्ज आएगा Q इक्वल्स टू C तो कांस्टेंट रहेगा, बस C तो किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ओनली ऑन द मीडियम जो इनसाइड है, और इसकी जो शेप साइज है उस पर डिपेंड करता है। तो वो थोड़ी चेंज कर रहे हैं बार बार, तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट बनी रहेगी, और V जो है हमारे पास वो लगातार इतना बदलता हो जाएगा, तो V की वैल्यू लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी। तो चार्ज आप देख रहे हैं कि लगातार बदल रहा है, और आप जानते हैं कि जो करंट आती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं वो आपके पास dq बाई dt होती है dq बाई dt। तो सबसे पहले तो यहां से q कैलकुलेट करें, तो q कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे A एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और dq बाई dt इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से। ठीक है, ये हो जाएगा A एरिया जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, dE बाई dt। ठीक है, dE भी राइट। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगी, एक तरह से आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बन रहा है। अब आपको क्या चाहिए भाई, dq बाई dt चाहिए, तो आपको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पता चल जाएगी किस हिसाब से चेंज हो रही है, या फिर आपको चार्ज पता चल जाए। ठीक है, dq बाई dt, तब भी तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई। ये और ये एक ही बात यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको तो चार्ज पता है कि dq बाई dt कितना है, आप तो dq बाई dt करो ना डायरेक्ट, तो c v नॉट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक ओमेगा भी आएगा, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos ओमेगा t आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई है, इसी को आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट dE बाई dt के बराबर होगी। तो आप चाहें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया है, कौन सा आ गया है यार, V नॉट ओमेगा C cos ओमेगा t। तो सेकंड ऑप्शन जो है मुझे एकदम उचित ऑप्शन जान पड़ रहा है, एकदम करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ए फोर्स F एक्सेलरेशन A इन टाइम t आर चूजन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। इस तरह का क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मतलब नोट्स में कराया हुआ है, मैंने तो कराया है नोट्स में। ठीक है, तो नोट्स में कराया हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं आपको बुक में भी बता सकता हूँ कि आप अगर DC पांडे देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली जहाँ तक थोड़ा थोड़ा याद है, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ कर देना, पर उसमें शायद ये कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है कि ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, और नोट्स में तो कराया हुआ है। ठीक है, तो नोट्स में तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ कराया है। तो देखें, फोर्स एक्सेलरेशन A और टाइम t को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन बतानी। अब एनर्जी क्या होती है भाई हमारे पास, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है। तो
तो ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन यही आएगी जो इन दोनों की मिलाकर डायमेंशन आएगी। ठीक है, फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फोर्स को तो एक खुद फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो फोर्स को तो वैसा का वैसा ही लिख दो, ये तो फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट कहीं भी यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना गया। अब आप एक्सेलरेशन को क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अलग से आपको ये आपके पास एक तरह से डायमेंशन में लिखा जाएगा, तो डायमेंशन में लिखो तो आपके पास हो गया लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है ए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है, और टाइम की डायमेंशन तो टाइम जानते ही हैं। क्या इन दोनों को मिलाकर आप लेंथ ला सकते हैं क्या, लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं आप कि एक्सेलरेशन को टाइम के स्क्वायर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार क्या, 2 बार नहीं, टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कहना ये चाहता हूं। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर करोगे तो आपके पास मीटर आ जाएंगे, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये एक तरह से लेंथ की डायमेंशन आ जाएगी, समझ रहे हो बात, डायमेंशन ऑफ लेंथ आ जाएगी। और डायमेंशन ऑफ लेंथ को यहां रख दो तो आपके पास हो गया है ए इंटू टी स्क्वायर, ए तो एक्सेलरेशन है, टी आपके पास टाइम है, एफ फोर्स है, तो आपके पास डायमेंशन आ गई है, एनर्जी की डायमेंशन इज इक्वल टू हो गई एफ ए टी स्क्वायर, और ये डायमेंशन हो गई। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब यहां बचा क्या है हमारे पास, तो एफ एट टी स्क्वायर आप कहेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत आसान। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक पोटेंशियोमीटर सर्किट हमारे पास है जिसका एमएफ हमें गिवन है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, इफ अनदर सेल ऑफ EMF 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस द फर्स्ट सेल देन 8 वोल्ट लेंथ ऑफ द वायर, द बैलेंस पॉइंट अकर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और उसके अक्रॉस जो लेंथ है वो भी गिवन है। ठीक है, तो ऐसा ही तो कुछ होता है, याद होगा आपको कि हमारे पास एक सेल होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और हमारे पास ये सर्किट होगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है जिसकी लेंथ हम 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा सेल होता है जिसकी EMF हम फाइंड करना चाहते हैं, या फिर दूसरे सेल से हम कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वो EMF हो गई, जिसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आता है वो ऑब्वियसली बात है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो डेल्टा एल जो हमने यहाँ पर लेंथ ली है और EMF E1 लिया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इससे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे पास नल पॉइंट आ चुका है, नल पॉइंट आ चुका है, सारी थ्योरी हमें पता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल टू, अगर दो EMF को हम कंपेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से आती है। पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर हमारे पास लेंथ के, कि कितनी लेंथ हम इस वायर की ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E1 जो हमें गिवन था वो 1.5 गिवन था, और E2 हमें गिवन है 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा L1 जो कि हमारे पास पहले 36 सेंटीमीटर था, और अब कितना होगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली बात है लेंथ भी हमको यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, कितनी ये लेंथ होनी चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया है कितना कितना कितना, L इज इक्वल टू हो गया है 36 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, इतना हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया है, 0 एक ऊपर बढ़ा दिया, या फिर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो आपने ये कैंसिल कर दिया 5 to 3, नहीं 5 टाइम्स और 12 टाइम्स। ठीक है, और ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे 60 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आपके पास आ गया है। ठीक है, क्लियर बात। तो 60 सेंटीमीटर लेंथ आपके पास आनी चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो डायरेक्टली ये रिलेशन यूज करना है जो आपको बताया गया है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्प्रिंग इज, एक सेकेंड, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ force of 10 Newton. The time period of oscillation when the mass of 2 kg is suspended by it is क्या पूछा है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स लगाकर एक स्प्रिंग को खींचा जा सकता है 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसा कह सकते हैं के एक्स इज इक्वल टू ये फोर्स लगाती है और ये फोर्स की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 10 डिवाइड बाय, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जनरल जो टेस्ट होते होंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, अगर आपने जो है एग्जाम में जाने से पहले टेस्ट दिए हैं। ठीक है, और दे रहे हैं या फिर उससे पहले से दे रहे हैं, तब भी आपने देखे होंगे, शीट में भी देखा होगा। मतलब मैंने तो कई बार इस क्वेश्चन को देखा है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही देखा है और पिछले साल जो पेपर आया था उसको देखने के बाद ही मुझे ये पता चला है, नहीं,
उससे पहले भी खूब बार इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डेटा डिफरेंट हो सकता है, चीज़ें सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाकर उसको अगर खींच सकते हैं 5 सेंटीमीटर, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाता है, इसका फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाता है। और मीटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाता है 200 न्यूटन पर मीटर, यही तो आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 200 न्यूटन पर मीटर आगे के की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। भाई चाहिए क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, आप कहते हैं एम बाई के, ठीक है, ये तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और हमें मास दिया है क्या, जो सस्पेंडेड है, हाँ दिया है, तो 2 पाई अंडर रूट, मास हमें गिवन है 2 kg और डिवाइड बाय के हमें गिवन है 200, ठीक है। तो इस तरह का आंसर हमारे पास आ रहा है, जो आपको दिखाई पड़ गया होगा, 2 पाई डिवाइड बाय 100 यानी कि 10 आ गया है, और 2 इंटू 3.14 जो कि हो गया 6.28 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास हो गया 0.628, ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया 0.628। एंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशंस भी बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, मतलब सेकंड्स लगने चाहिए इसको, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट से पहले पहले हो जाना चाहिए, 30 सेकंड्स मान सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी रेस्पेक्टिवली। तो आप यहां पर देखें कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास प्रोपेगेट हो रही है, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हम कहेंगे कि जो हमारी वेव है चलेगी, उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन का अंदाजा हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि वी केप इज इक्वल टू ई केप क्रॉस बी केप, ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, अगर उनका क्रॉस करेंगे जो कि एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगी, दोनों भी, ऑब्वियस सी बात है, और उनका जो ऑसिलेशन है हमको डायरेक्शन, यानी कि उनका जो क्रॉस करेंगे, ई क्रॉस बी करेंगे, वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगी, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमें देगी। तो ई क्रॉस बी करने से हमें पता चल जाता है। और एक बात यह भी है कि ई और बी जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ई और बी किसमें परपेंडिकुलर है, इसमें चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डॉट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और इनका करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये तो 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों का करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा, इन दोनों का करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 तो नहीं आ रहा, क्या ये प्लस आ गया, हाँ आ रहा है, तो इन दोनों का करेंगे तो प्लस हो गया, और इन दोनों का करेंगे तो माइनस आ गया, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल है। इन दोनों का करेंगे तो हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से पता चल रहा है कि ई और बी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और बी की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में आनी चाहिए। अब क्रॉस कर करके देख लो कि एक्स डायरेक्शन में भी कौन सी वाली आ रही है, कि एक्स डायरेक्शन, वो भी कौन सी वाली, इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को क्रॉस करने पर ऐसा हो रहा है क्या, माइनस जे और के, ठीक है, आई जे और के हम यहाँ पर करें तो हमारे पास आई तो 0 है, जे -1 है, और के हमारे पास 1 है, फिर जे 0 है, -1 है, और फिर -1 है, ठीक है, ये कर रहे हैं हम। तो आई जब हम कैलकुलेट करेंगे आई आएगा, जे और के तो आने नहीं चाहिए, ठीक है, आई आएगा, तो आई करेंगे तो ये और ये हमने हटा दिया, इन दोनों को किया तो हमारे पास ये आ गया 1, और इन दोनों को हमने किया तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है, ये आ गई। और फिर जे करेंगे तो ये और ये हटाएंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो हमारे पास आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है हमको, तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी, तो डायरेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर आ रहा है, बस वो देख लें, आपके पास आ रहा है सिर्फ आई केप में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वी केप की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, आई केप आ रही है, आई डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, आई डायरेक्शन में हमारे पास आ जाती है, ठीक है, क्लियर बात। तो पता भी चल रही है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है पूरी तरीके से प्रूव हो गया, और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम
90 degree to 80 degree in T times. When the room temperature is 20 degree Celsius, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree at room temperature same at 20 degree Celsius. ठीक है, तो रूम टेम्परेचर तो हमें गिवन है कि 20 डिग्री सेल्सियस है, उसी रूम टेम्परेचर पर उसी कॉफ़ी को ठंडा होने में जो कि 80 डिग्री से 60 डिग्री होना चाहती है, कितना होगा? 90 से 80 डिग्री तो हो चुकी है, पहले बहुत गर्म थी, 90 से 80 हुई, फिर 80 से 60 हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब वो 90 डिग्री 90 डिग्री टेम्परेचर रखती है तो 90 डिग्री से 80 डिग्री तक आने में उसने कितना टाइम लिया है? टाइम उसने लिया है हमारे पास दिया तो था वो T मिनट्स, अच्छा T ही दिया है, टाइम जो उसने लिया है वो T लिया है। अब T की टर्म में आंसर करना है। इस बार टेम्परेचर जा रहा है 80 डिग्री टू 60 डिग्री, 80 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखें कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास? टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास यहाँ पर आ रहा है, हालांकि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हम एवरेज वाला लगा सकते हैं, एवरेज वाला फॉर्मूला यानी कि T2 या फिर कहते हैं T1 माइनस T2 अपॉन जो भी टाइम पीरियड आपने लिया है टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू के जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का के, और T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 एवरेज टेम्परेचर लेंगे माइनस बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ऐसा हो रहा है 90 टू 80 डिग्री सब जा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 10 है, डिवाइड बाय टाइम हम ले रहे हैं T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K होगा और T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, T1 प्लस T2 यानी कि ये दोनों टेम्परेचर ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये तो आ गया 45 प्लस 40, ठीक है, माइनस बाहर का जो टेम्परेचर है वो आ गया हमारे पास हो गया 20। सेकेंड यही फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात हम कर रहे हैं और उसी के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यू देता है कुल मिलाकर, ये हमें एवरेज वैल्यू देता है। दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर 80 टू 60 जा रहे हैं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस 20 है, डिवाइड बाय टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको T डैश कह देते हैं, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो K ही रहेगा हमारे पास, इक्वल्स टू एवरेज टेम्परेचर जो हमें लेना होगा 40 प्लस 30 और माइनस बाहर का टेम्परेचर तो अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है। ये हो गया, तो दो इक्वेशन हमारे पास होगी, दोनों को सोल्व किया जाए, इनको डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे 1/2 और ऊपर T डैश आ जाएगा और नीचे T आ जाएगा, इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे के तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 65, है ना, 65 डिवाइड बाई ये आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है, 65 डिवाइड बाई 50 इतना आ रहा है, और T डैश की जो वैल्यू है हमारे पास होगी 2 इंटू 65 डिवाइड बाई 50 इंटू T, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हमें दिखेगा कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 से डिवाइड करें तो 1 हो गया और फिर 1 बचेगा 3 हो गया 13 डिवाइड बाई 10 आ रहा है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 डिवाइड बाई 5 आ रहा है, तो 13 डिवाइड बाई 5 T आ रहा है हमारे पास, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? 13 डिवाइड बाई 5 T यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इस्तेमाल करना है और आसान सा फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on the photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface, has the de Broglie wavelength lambda d. Then, ठीक है, उसकी de Broglie wavelength lambda d है और उसका मास m है, तो क्या होना चाहिए? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट, तो होता क्या है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ से हमारे पास फोटोन गिरा, फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, तो ऑब्वियसली बात है हम एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो लिख सकते हैं hc डिवाइड बाय लैम्डा है, ये एनर्जी है, ठीक है। और इसने एक बात कही है कि सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, तो आप वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वर्क फंक्शन हमारी एनर्जी खा जाता है, तो वो एनर्जी गायब नहीं हुई, तो जितनी एनर्जी से का ये फोटोन गिरा उतनी एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकला, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना भागा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो हाफ m और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इसका जो मोमेंटम है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इसका मास होना चाहिए, ये एनर्जी होनी चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं इसका जो मोमेंटम होता है वो h डिवाइड बाय जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा डी, ठीक है, ये मोमेंटम होता है।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास एच स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा डी का स्क्वायर और नीचे 2m भी आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी होनी चाहिए। किसकी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। दोनों एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन तो हमारा नेग्लिजिबल है, उसको तो जीरो मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया। एच सी डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और लेमडा डी का स्क्वायर। ठीक है, लेमडा डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो एच से अच्छा निकालना क्या था हमको? लेमडा। तो लेमडा निकालना है तो एच से आप कैंसिल कर दें इसको, और ये हमारे पास हो गया 2mc लेमडा डी का स्क्वायर। ठीक है, 2mc लेमडा डी का स्क्वायर, और h नीचे आ गया, एक h नीचे आ गया, यही तो हुआ, और लेमडा इधर आ गया। ठीक है, ये लेमडा डी है भाई। तो ये आ रहा है यार। ठीक है, ये आ रहा है, इसको चेक करो एक बार। 2m अपॉन 2mc अपॉन h यहाँ आ रहा है, और लेमडा डी का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, लेमडा डी का स्क्वायर। अच्छा, ये लेमडा डी निकाल दिया इसने, मैंने तो लेमडा निकाला है। तो 2mc अपॉन h लेमडा डी का स्क्वायर, तो मेरा तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। अच्छा, लेमडा डी निकालोगे तो क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा हो जाएगा क्या? लेमडा डी निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, क्योंकि लेमडा डी तो खुद ही क्या है? स्क्वायर है ना। लेमडा डी निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट लेमडा। तो ये तो गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही है, फोर्थ ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड टू ऑपरेट अ टरबाइन। एक टरबाइन को घुमाने के लिए 15 kg पर सेकंड से वाटर गिर रहा है। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। टरबाइन कितनी पावर जनरेट कर रही है? भाई पावर क्या होती है? कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें मिल रही है। ठीक है, अब आप कहें कि हमारे पास जो वाटर गिर रहा है वो कुछ एनर्जी के साथ ही तो गिर रहा है, पर उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस हो जाता है, बाकी टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बना देती है बाकी सबका। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 10% लॉस हो रहा है, तो बाकी का 90% तो बच गया। तो 90% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 0.9 इंटू टोटल जो एनर्जी हमारे पास थी। अब 60 मीटर हाइट से गिर रहा है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी 60 मीटर हाइट पर? mgh, इतनी हाइट पर। ठीक है, और हमें पता है कि कितना मास पर यूनिट टाइम गिर रहा है, तो m/t। तो हम ऐसा कह सकते हैं इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रही है हमारे पास, टोटल इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रही है। तो m/t तो हमें गिवन है 15 kg पर सेकेंड, तो हमारे पास ये एक तरह से पावर ही होगी, ये हमारे पास पावर ही होगी। तो 0.9 इंटू m की वैल्यू 15 है, m/t की वैल्यू 15 है, इंटू g की वैल्यू आप 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, और h की वैल्यू आप 60। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है यार आंसर। सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास 90। ठीक है, और 1 2 ये हो गया, इतना आ गया, 0.9 और आ गया। तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो गया, तो 8100 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है यार। ठीक है, तो 8.1 किलो वोट आ रहा है, 8.1 किलो वोट आ रहा है भाई। ठीक है, देख लो यार, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई खास दिमाग भी नहीं लगाना, मेहनत भी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट ईच। ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा हुआ है यार, कहीं ना कहीं तो देखा हो। ठीक है, और ये नीट के फेवरेट क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चंस, तो जैसे बीच में बताया था वो स्प्रिंग वाला। ठीक है, 10 न्यूटन खींच दिया, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह के आते ही रहते हैं, मतलब ठीक है, कहीं पे भी देख सकते हो आप। छोटे मोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान के क्वेश्चन ही माने जाते हैं। 200 वोल्ट ईच, दे कंबाइंस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बिगर ड्रॉप का। तो हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी ड्रॉप हमारे पास है, छोटी छोटी ड्रॉप हमारे पास है इस तरह की। ठीक है, और ईच ड्रॉप हैव पोटेंशियल v। ठीक है, सेम साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट। अच्छा सॉरी गलत कर दिया, 200 वोल्ट पोटेंशियल है, एक ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है। ठीक है, और 27 ड्रॉप है, ऐसी कितनी ड्रॉप है, मल्टीप्लाई बाय 27 कर रहा हूं, तो 27 ड्रॉप है ऐसी। ठीक है, और सबका पोटेंशियल कितना है, 200 वोल्ट।
तो हम ये मान लें कि छोटी ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और इस पर चार्ज मान लेते हैं कि स्मॉल q है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि के क्यू डिवाइड बाय आर, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा जो कि आपको गिवन है 200 वोल्ट के बराबर, ठीक है, 200 वोल्ट के बराबर। तो आप एक ऐसा कह सकते हैं कि एक जो ड्रॉप है उस पर जो चार्ज है वो हो गया 200 इंटू जो भी उसकी रेडियस है डिवाइड बाय के, ठीक है, इतना हो गया। तो 27 ड्रॉप पे टोटल चार्ज कितना हो गया, क्या कहेंगे इसको, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू कह देते हैं। टोटल चार्ज हमारे पास हो गया 200 ड्रॉप्स, सॉरी 27 ड्रॉप का मिलाकर 27 इंटू 200 इंटू आर डिवाइड बाई के, ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह की 27 ड्रॉप है और सबका चार्ज मिलाकर टोटल चार्ज इतना हो गया। एक नई ड्रॉप बना ली गई, ठीक है। अब नई ड्रॉप पर आते हैं। एक नई ड्रॉप बन गई होगी, बड़ी बन गई होगी, उसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर हो गई होगी। तो सबसे पहले तो कैपिटल आर रेडियस कैलकुलेट की जाए, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही मान रहे हैं, ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आता है, ऐसा हमें मानना होगा, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड टाइप हमें मानना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहले जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, वही वॉल्यूम अभी भी है 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, और एक ड्रॉप का नहीं, इस तरह की 27 ड्रॉप थी हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो गई। हम कह रहे हैं 27 आर ई क्यूब है, आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब हो गया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर हो गया, समझ रहे बात। तो 3 गुना रेडियस हमारे पास इस बार हो गई। 3 गुना रेडियस हो गई तो अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसमें चार्ज तो उतना ही आएगा भाई, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी आ जाएगा, टोटल चार्ज इतना था यही इस पर रहेगा। तो हम कहेंगे इसका पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर हो जाएगा। तो के कैपिटल क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे 27 इंटू 200 आर अपॉन के, ठीक है, ये के तो ये वाला के है और ये क्यू की वैल्यू हमने लिखी है अब तक, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल आर जिसकी वैल्यू है 3R, और ये इतना हो गया V, ठीक है। ये जो पहले V था ये वही V है, इसको कह रहे हो आप V, ये आपके पास जो पहले V था उसको V कह रहे हो, ठीक है। V यानी कि 200 वोल्ट कह दो यार, 200, ठीक है, 200 वोल्ट ही है वो, V नहीं, 200 वोल्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। एक सेकेंड, हाँ यार, हम बात कर रहे थे कि ये होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। आज यार कैंसिल कैसे कैसे कैंसिल हो गया और आ गया 9 इंटू 200 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 9 इंटू 200 वोल्ट आ गया, यानी कि 1800 वोल्ट आ गया, ठीक है। पर आप देखेंगे आंसर तो मैच कर नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर गलती की हुई है। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 200 लिया हुआ है, पर वास्तव में ये 220 आया था, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों से मिस प्रिंट हो गया। 220 वोल्ट ये होना चाहिए, ठीक है। तो 220 वोल्ट रखोगे तो आई होप ये आ जाएगा 220 इंटू 9, तो ये हो गया 0.8 और, ठीक है, 1980 वोल्ट, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो आप यहाँ 220 वोल्ट रखें, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर आप ऑप्शन में चेंज कर लें। बात आपको कुल मिलाकर समझ में आ गई है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। वो तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, उस वजह से थोड़ा सा हमारा आंसर जो है प्रॉपर आंसर से थोड़ा सा डिविएट हो गया, थोड़ा अलग आ गया। पर तरीका तो यही है, 220 दे देगा तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो था, क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया था वो इतना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 centimeter in front of a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were put perpendicular to the plane axis of the lens and at a distance 40 centimeter from it, the final image would be formed at the distance of. Final image कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो हमें गिवन है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ें मेंशन है वो लिख लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ तो पहले 30 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ से हमने 60 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब प्लेन मिरर पर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अच्छा ये दिया भी है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल इमेज, पहली इमेज हमें बनानी है इस लेंस से, पहली इमेज इस लेंस से बनानी है। तो हमारे पास रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद हमें कुछ इमेज
देखिए तो वो इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, पहले तो कहाँ पर बनेगी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इस्तेमाल करेंगे, 1/b माइनस 1/-60 इज इक्वल्स टू 1/f जो कि हमारे पास हो गया 30, ठीक है। तो ये हो गया 1/b इज इक्वल्स टू 1/30 और ये प्लस हो गया तो उधर जाके -60 हो गया। तो हम कहेंगे 60 - 30/30 इंटू 60 कर सकते हैं और 30 ऊपर आएगा तो 30 से 30 कैंसिल कर सकते हैं तो v इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अच्छा, सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्यों, ये सोल्व करने के बाद पता चल रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से सी जो पॉइंट सी होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ उस पर ये रखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है इतनी डिस्टेंस पर इधर इमेज बननी चाहिए थी, ठीक है, इधर इतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बननी चाहिए थी रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ से बननी चाहिए थी 60 सेंटीमीटर पर क्या हुआ कि यहाँ पर मिरर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है मिरर के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा वास्तव में कि रेज कुछ इस तरीके से आएंगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रेज आएंगी, यहाँ मिलेंगी, टकराने के बाद यहाँ मिलेंगी और इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर मिलेगी, तो यहाँ इमेज बनेगी। यहाँ मिलने के बाद रेज फिर इस पर जाएंगी, वापस इस लेंस पर जाएंगी, ठीक है। तो इस लेंस को कहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आएगा, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ वाला, ठीक है। ये हो जाएगा कितने पर, इधर से ये 20 है तो ये भी 20 हो गया और ये 20 है तो अब हमारे पास 40 में से 20 और माइनस कर दो तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 20 हो गई है। तो वापस अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और रेज कुछ यहाँ से कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। पहले तो मिरर से टकराए, लेकिन मिरर से टकराने के बाद यहाँ पर उन्होंने इमेज बनाई और वो इमेज हमारे लिए लेंस के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस हमारे पास हो चुकी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बार रेज इधर से आ रही हैं, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लेनी होगी और इस बार फाइनल इमेज हमें निकालनी है कहाँ पर बनेगी। तो एक बार फिर से लेंस फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v कैलकुलेट करना है, -1/-20 है इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1/30, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 हो गया, ठीक है, प्लस नहीं -1/20, सॉरी ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो -1/20 हो गया और ये हमारे पास आ गया -10/20 इंटू 30, ये तो हुआ -10/20 इंटू 30 जो कि हमारे पास आ गया है -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो है वो एक तरह से वर्चुअल आ रही है और हमारे पास बननी चाहिए -60 सेंटीमीटर पर, ठीक है, उसी तरफ जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है यार, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है, ऑब्वियस सी बात है, और ये कहाँ पर बन रही है, मिरर से बतानी है। तो लेंस से निकाली हमने तो इधर 60 पर, लेंस से इधर 60 पर बन रही है, तो इसका मतलब है मिरर से वो 20 पर बन रही है, सही बात है, 20 मीटर फ्रॉम मिरर। तो हमारा आंसर हो गया 20 मीटर फ्रॉम मिरर और वर्चुअल है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखें फटाफट से। A particular mass m is projected with velocity this from the surface of the earth with escape velocity हमको गिवन है, ठीक है। escape velocity से कम वेलोसिटी हुई, ऑब्वियसली बात है, जिससे प्रोजेक्ट किया है क्योंकि k की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अबाउट द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच सकता है। तो ये मान लेते हैं कि प्लेनेट है, प्लेनेट से ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो पहुंच गया है h है, और यहाँ से जब हम फेंकेंगे उसको किसी वेलोसिटी से u से वेलोसिटी v से हम थ्रो कर रहे हैं जिसकी वैल्यू k टाइम्स escape वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब यहाँ पर पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो चुकी होगी, यहाँ पर जो भी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है -gm, जो भी मास हमने फेंका है, m डिवाइड बाई यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं r प्लस h होनी चाहिए, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, तो ये टोटल एनर्जी भी हो गई, समझ रहे हो बात। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, तो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, टोटल फाइनल एनर्जी, जिसमें ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई फाइनल, प्लस ये काइनेटिक फाइनल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया।
जब वो यहाँ पर था तो उसके पास यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूँ इनिशियल इज इक्वल टू, तो टोटल एनर्जी हमारे पास थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी थी कुछ, तो हाफ एम, और जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया तो के स्क्वायर और इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसके वेलोसिटी हमारे पास होती है अंडर रूट 2 जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो अंडर रूट जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये होती है इसके वेलोसिटी सरफेस से। तो इसको सॉल्व किया जाए पहले, तो ये कितना आ रहा है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर आ गया एक अलग से, के स्क्वायर और जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ये एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है द मैक्सिमम हाइट, तो एच हमसे पूछी गई है, तो इन दोनों को बराबर करें हम, टी फाइनल इक्वल्स टू टी इनिशियल, तो हमारे पास आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस के स्क्वायर जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर और इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, ठीक है। ये आ गया। तो ये टर्म तो देख रहे हैं आप कैंसिल हो गई, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये भी हमारे पास कुछ तो आ ही रही है कि के स्क्वायर -1 किया जा सके डिवाइड बाई नीचे आर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ रही है -1 अपॉन अच्छा इसमें से माइनस किया -1 अपॉन आर प्लस एच, ऐसा कुछ आ रहा है। और इसको सॉल्व करें हम तो कुछ तो मिलेगा ही ना। ये आ रहा माइनस आर इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आर के स्क्वायर माइनस आर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर के स्क्वायर माइनस आर, और एच से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के स्क्वायर एच और माइनस एच, ठीक है। तो हमारे पास इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आर के स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं कहीं तो, हाँ ठीक है, इसे ही कैंसिल हो गया, आर के स्क्वायर आ गया और एच कॉमन ले लिया और 1 माइनस के स्क्वायर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन से यार हमको करनी पड़ रही है, बाकी मुझे लग रहा है चीज़ें तो सारी आसान ही थी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है बस। तो हमारा जो आंसर है आप यहाँ से देखेंगे एच की जो वैल्यू है कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, एच इज इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन नहीं, एच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही के स्क्वायर आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 माइनस के स्क्वायर ऐसी नज़र आ रही है। तो आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि कहीं होल स्क्वायर तो नहीं आ रहा यार, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो थोड़ी सी हमको यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ी, थोड़ी सी अब हल्की सी तो करनी पड़ सकती है यार, ठीक है। नोट करें फटाफट से, जल्दी से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द प्रोडक्ट एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के फॉर क्यू इक्वल्स टू 1 एंड वी इज इक्वल्स टू दिस एंड एफ इक्वल्स टू दिस, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी, बी का कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो ये तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो वेक्टर का भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन मान सकते हैं कि सिंपली हमसे वेक्टर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि वेक्टर हमें यहाँ पर ये गिवन है, वी हमें गिवन है और एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, जो कि उसने खुद ही हमको दे भी दिया है, ठीक है, खुद ही हमको दे भी दिया है। तो एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास है क्यू वी क्रॉस बी, ये गिवन है। और यहाँ पर देखिए क्यू की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 पुट कर दो, वी की वैल्यू भी आपको गिवन है, क्या वी की वैल्यू ये रही 2i के प्लस 4j के प्लस 6k के, इसका क्रॉस करना है आपको बी के साथ, जो कि आपके पास है बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के, ठीक है, ऐसा। और इधर एफ दिया हुआ है 4i के माइनस 20j के प्लस 12k के। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तो ये क्रॉस कैलकुलेट करना है, ये क्रॉस कैलकुलेट करना है। तो तुरंत कर लो i j और k करके 2 4 6 और बी 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 नोट बी 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 नोट बी बी और बी नोट के टर्म में ही आपके पास आंसर आएंगे। तो आप कहेंगे कि आई जो है हमारे पास आ गया है दिस, तो 4 बी नोट माइनस 6 बी, ठीक है, माइनस जे करेंगे
तो आपके पास आएगा 2b0 माइनस 6b, 2b0 माइनस 6b, ठीक है। और के केप करेंगे प्लस के केप, तो आपके पास आएगा 2b माइनस 4b, तो 2b माइनस 4b, ठीक है, माइनस 4b। तो आप यहां से कंपेयर करें हम चीजों को कि ये तो 1 है ही, ये तो 1 है ही, तो इस तरफ हमारे पास वेक्टर आ गया है 4i केप माइनस 20j केप और प्लस 12k केप, ठीक है, ये वेक्टर आ गया। दिस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया है 4b0 माइनस 6b आई केप और प्लस, या फिर माइनस ही रहने दो, माइनस j केप, और ये आ गया है 2b0 माइनस 6b, और ये आ गया है k 2b माइनस 4b, जो कि हो गया माइनस 2b, तो माइनस 2b के केप। तो आप देखें, इनको कंपेयर करें, आई कॉम्पोनेंट को आई से, जे को जे से, और के को के से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो लास्ट वाला कॉम्पोनेंट है कंपेयर करेंगे तो माइनस 2b इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर। तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -6, तो b की वैल्यू -6 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई। अब ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है भाई, कैलकुलेशन के साथ तो सेम ही आने चाहिए। तो आपके पास हो गया -20 इज इक्वल टू, यानी कि आप जे को कंपेयर कर रहे हैं, -20 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस को हटा सकते हो क्योंकि यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जे कॉम्पोनेंट माइनस में है, तो 20 इज इक्वल टू 2b0 माइनस 6b कर सकते हो, ठीक है, और b की वैल्यू तो -6 है, तो 20 इज इक्वल टू 2b0 माइनस, और माइनस प्लस हो गया तो 36 हो गया। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो हमारे पास ये आ गया 16 आ गया, ठीक है, तो -16 आ गया b0 के बराबर, और b0 की वैल्यू आ गया आपके पास -8 के बराबर, ठीक है। तो आपको पता चल गया b की वैल्यू तो -6 होनी चाहिए और b0 की वैल्यू -8 होनी चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, आपके पास वेक्टर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -6i केप, और अच्छा b की वैल्यू -6 आई थी, तो b0 की वैल्यू आ गई -8, सब जगह कैलकुलेट करके देखो भाई, तो b की नोट की वैल्यू आ गई -8, तो आ गया -4 इंटू 8, और ये हो गया +6 इंटू बी नोट की वैल्यू भी 6 आई थी, तो प्लस हो गया। सोल्व कर लो, ये 36 माइनस 32, ये तो आ रहा है, तो हमारे पास आ गया ये, नहीं, अरे ये थोड़ी कैलकुलेट करना था हमको, सॉरी, मैं तो ये वेक्टर कैलकुलेट करने में लग गया। हमको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था ये वाला वेक्टर, है ना, ये करना था हमको, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, हाँ बी वेक्टर। तो इस बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, समझे बात, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आ गया ना हमारे पास, ठीक है। सॉरी, मैं ये वेक्टर कैलकुलेट करने में लग गया, जो कि नहीं करना है, हमें ये वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो b की वैल्यू -6 आ गई, तो -6 और b नॉट की वैल्यू -8, तो -6 और -8, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो यही खत्म हो गया था, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो वेक्टर का क्वेश्चन है बस, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स, two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed at the same plane with their centers coinciding. If r1 is very greater than r2, then the mutual inductance m between them will be directly proportional to. Mutual inductance बतानी, तो कह रहा है कि एक जो है हमारे पास लूप बहुत बड़ा है, एक लूप बहुत छोटा है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है, मान लेते हैं कि इसमें करंट हमारे पास I फ्लो हो रही है, तो इसमें जो होने वाला फ्लक्स लिंक जो है वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो B इंटू एरिया करना पड़ेगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड लिखें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे आप, हमारे पास आ गई म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है। r इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, बाहर वाले की जो रेडियस है वो r1 मान लेते हैं, तो 2r1, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और एरिया इसका हो गया पाई r2 का स्क्वायर, तो ये फ्लक्स हो गया। और जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो हमारे पास होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू जो करंट हमारे पास I है। तो आप कहेंगे करंट तो हट गई आपके पास, कैंसिल हो गई, और आ गया म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई। अब आप कह रहे हैं कि r1 जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या माना है, इस छोटे से एरिया में यूनिफॉर्म मान लिया है, और उतना ही माना है जो सेंटर पर होता है। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, r2 का स्क्वायर अपॉन r1 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर से हमारे पास देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक गेट से।
सिंपल टाइप की चीज़ें होती हैं लॉजिक गेट्स में। आपको दिया हुआ है कि ये तो आपके इनपुट है, ये तो आपका इनपुट दिया हुआ है और ये आपके पास पूरा सिस्टम बनाया हुआ है लॉजिक गेट्स का, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑब्वियस बात है एंड गेट है और ये नॉट प्लस एंड गेट है जिसे हम नैंड गेट कहते हैं ना, अलग करके बताया नैंड गेट है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये नोट भी लगाया हुआ है। तो हम ये देखें कि हमारे पास ये हो गया ए डॉट बी, ठीक है, ये तो हो गया ए डॉट बी और प्लस ए मल्टीप्लिकेशन बी भी कह सकते हैं, हालांकि कोई ये वेक्टर तो है नहीं, तो ए इंटू बी और ये हमारे पास हो गया बी और सी है ना, तो बी और सी फिर उसका नोट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ का इनपुट तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है उसके आगे हमारा लगा हुआ है और गेट, ठीक है, ये और, अच्छा बीच में मैंने पहले प्लस लगा दिया तो ये हमारे पास और गेट हो गया, तो कंप्लीट काम हो ही गया, ठीक है। प्लस तो मैंने पहले लगा दिया, प्लस नहीं लगाना चाहिए था। ये तो हमारे पास हो गई सिचुएशन यहाँ तक की और हमारे पास ये सिचुएशन हो गई यहाँ तक की, बात समझ में आ रही हो। अब इन दोनों का जो है और गेट लेना है तो इसका मतलब दोनों के बीच में हमें लगाना होगा प्लस, बात समझ में आ रही है। तो ये बीच में प्लस लगा दिए, कंप्लीट हमारे पास रिजल्टेंट हो गया आर, ठीक है, जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा। अब हम इनपुट देना स्टार्ट करते हैं। इनपुट क्या है हमारे पास, पहले मैं यहाँ पर इनपुट टेबल बना लेता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट है, ए हमारे पास है 0 0 और बी भी हमारे दूसरा 0 है। यहाँ पर ये सिचुएशन देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0 0 और ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 0 0 1 हो गया। दूसरा हमारे पास है 1 0 1, ठीक है, तो 1 0 1 हो गया। तीसरा हम देखें कि हमारे पास है 0 1 0 0 1 0, ठीक है। फिर हम देखें 1 1 0, तो हमारे पास आ गया 1 1 0, ठीक है। फिर हम कहें 0 0 1, ठीक है, तो 0 0 1 और आगे हमारे पास 1 0 0 नहीं 1 0 1, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया फिर, है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया कि 0 0 0 0 1, ठीक है। ये लास्ट वाली लिखी है मैंने, कहाँ तक पहुँच गया मैंने, ये लिखी है ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 1 0 1, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, 1 0 1, ठीक है। कितने इनपुट हैं यार, 1 1 2 3 4 5 6, कुछ ज़्यादा होंगे 7, ठीक है। कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट ही तो लिखना है, हाँ ठीक है, चलो 6 में पता चल जाएगा हमको जो होना होगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं हम। रिजल्ट में हम देखें 0 0, तो 0 0 तो हमको 0 ही मिलेगा और फिर आगे देखेंगे 0 1, तो हम देखेंगे 0 1, तो हम 0 1 में 0 मिलेगा और 0 1 में हमारे पास ये हो गया, उसका उल्टा कर देंगे, 0 मिलेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 है, ये 1 है, 0 1 हमारे पास 1 हो गया। तो पहले का आंसर हमारे पास आ रहा है 1 1 0 1, देखें 1 0 0 हो गया और 0 1 भी हमारे पास 0 हो गया, लेकिन 0 का नोट कर देंगे, 0 नोट हमारे पास 1 हो गया। इसका मतलब 1 0 वापस से फिर से रिजल्ट 1 ही आ गया। और 0 1 0 देखेंगे तो 0 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 का 1 हो जाएगा और 1 प्लस 0 हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा। 1 1 0 करेंगे तो 1 1 तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 1 0 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन उसका नोट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, इसका मतलब वापस से 1। 0 0 1 करेंगे तो ये तो वापस से यही रिजल्ट आ गया, समझ रहे हो, तो ये वापस 1 आ जाएगा। 1 0 1 मतलब वापस से यही आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास हमेशा ही 1 ही आ रहा है, हमेशा 1 ही आ रहा है। तो रिजल्ट हमारा हमेशा ही 1 ही रहेगा, यानी कि हमको हमेशा जो आंसर है ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 5 है और ये 0 है, पर हम कह रहे हैं कि हमारा आंसर तो हमेशा 1 ही आ रहा है। इसका मतलब हमेशा स्विच हमारा ऑन की सिचुएशन में रहेगा और हमारा आंसर हो जाएगा 5 वाला, हमेशा 5 ही रहेगा ना कि 3 वाला, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास आंसर सही होगा, ठीक है, क्लियर है बात है। तो इस तरीके से हमें टेबल बनानी है, सारी चीज़ें वही करनी है जो हम करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है। फ्रॉम सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम रेडियस r and r corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular plane of the ring is k times m r square. Then the value of k is, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमने ये हमारे पास एक रिंग थी, ठीक है, सॉरी,
ये हमारे पास एक रिंग थी, उससे इतना पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ये कर दिया भाई, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा इस पर? हाँ फर्क पड़ेगा, मास हमारा कितना हो गया, m/4 कम हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था, ठीक है, यहां पर एक मास था, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलाकर जो एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 4I, वो हमको दे रहा था I0। अगर आपने एक पार्ट हटा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I रह गया और इस बार I0 डैश हो गया, ठीक है। टोटल रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं जो बचा हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि I0 डैश जो है, I0 डैश जो है वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 3/4 है, ठीक है। I0 डैश जो है I0 का 3/4 है। तो ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था, I0 की वैल्यू कितनी थी, ऑब्वियस सी बात है mr² था। अब मास ही हमारा 3/4 हो गया, बाकी रेडियस तो वही रही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 3/4 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, करा हुआ है हमने, कई बार करा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द थ्री रजिस्टर्स हैविंग अ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड शोन इन द फिगर सर्किट, द रेशियो ऑफ I3/I1 ऑफ करंट्स इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस यूज्ड इन सर्किट इज, ठीक है। I3 और I1 का रेशियो बताना है। I3 I1 कहाँ आ रखे हैं वो देखते हैं पहले। तो I1 तो यहाँ आ रखा है भाई, और I3 यहाँ आ रखा है, ठीक है। तो हम ये कहें कि यहाँ से जो करंट आ रही है वो I0 मान ली जाए, ठीक है, या फिर I3 कह दो, कि जो टोटल करंट है वो तो I3 है। I3 आगे चलकर डिवाइड हो जाती है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होती है। तो हम अगर उल्टा बोल दिया मैंने, चीजें I3 नहीं है, ये हमारे पास I1 है, सॉरी, जो टोटल करंट है वो I1 आ रही है, ठीक है, I1 आ रही, I3 तो ये है, ये वाली, तो रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो हमें I3 कैलकुलेट करनी है, I1 ने I3 कैलकुलेट करनी है। I3 कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होती है, तो हम कहेंगे कि R2/R2 + R3, ठीक है, इनटू जो टोटल करंट आई है I1। तो आपको रेशियो किसका चाहिए था, I3/I1 का, तो I3/I1 का रेशियो आ गया। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ, R2/R2 + R3, ये आ गया। ये तो सिंपल बेसिक सी जो बात होती है, जो ऐसे ही समझा दी जाती है, उसी को क्वेश्चन बना दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो R2/R2 + R3, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर/सेकंड², एट इक्वल्स टू 4 सेकंड, बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, ठीक है, कार में बैठा हुआ है, उसने एक जो है बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकंड। t = 6 सेकंड पे हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही बताने हैं बोल के, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये कार है हमारे पास, सपोज करो ये कार है और एक कार भागती जा रही है, इसकी विंडो से एक गेंद को ड्रॉप कर दिया गया, ये सपोज करो एक गेंद है। अब ये v वेलोसिटी से अगर भाग रही थी और कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनिशियल तो ये कार जो है रेस्ट से चलती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है इसका 5 मीटर/सेकंड² है, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड² है, एट t = 4 सेकंड। t = 4 सेकंड पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इसका कुछ है, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी आ गई, v = u, 0 हो गया, एक्सेलरेशन 5 हो गया और टाइम हमारे पास 4 हो गया, तो 20 मीटर/सेकंड इसके पास वेलोसिटी आ गई होगी, ठीक है। अब एक गेंद को ड्रॉप किया गया, गाड़ी से ड्रॉप कर रहे हैं, तो गाड़ी से ड्रॉप करेंगे तो गाड़ी के रेस्पेक्ट में उसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो इसको आगे की तरफ एक वेलोसिटी मिलेगी जो कि कार की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, 20 मीटर/सेकंड। भाई t = 4 सेकंड पर तो कार की इतनी ही वेलोसिटी थी, तो इतनी इसको मिलेगी, ठीक है, आगे की तरफ। तो जो गेंद है वो कुछ इस तरीके से जाकर गिरेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाके गिरेगी। ऐसा नहीं कार हवा में चल रही है, रोड पर ही चल रही है, पर थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो गेंद कुछ इस तरीके से जाके गिरेगी, क्योंकि उसके पास आगे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है और नीचे सिर्फ एक एक्सेलरेशन है, g = 10 मीटर/सेकंड²। ये तो एक्सेलरेशन है क्योंकि हवा में आ चुकी है, तो सिर्फ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर/सेकंड² और इस तरफ जो है वेलोसिटी उसके पास 20 मीटर/सेकंड। शुरुआत में तो ऐसा होगा। अभी क्या पूछना चाहता है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकंड। t = 6 सेकंड पर हमको बताना है, ठीक है, t = 6 सेकंड पर। तो हम यार t = 6 सेकंड पे बताना है, t = 4 सेकंड पर ये हो रहा है, तो इसका मतलब है
छोड़ने के 2 सेकंड बाद बताना है, छोड़ने के 2 सेकंड बाद बताना है। t = 6 सेकंड, भाई घड़ी में टाइम देख रहे हैं, अगर जहाँ से मैं सोच रहा हूँ t = 0 पे चलना स्टार्ट किया, t = 4 सेकंड पर ये इवेंट हुआ। इस इवेंट के होने के 2 सेकंड बाद की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो तो कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2gh, या फिर अच्छा हाइट तो नहीं है लेकिन टाइम है, तो v = u + at लगा सकते हैं। uy + ay इंटू टाइम जो है हमारे पास 2 सेकंड है, uy 0 था, ay हमारे पास 10 है और टाइम हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 20 है, वर्टिकल भी 20 है, तो रिजल्टेंट हमारे पास मेरे ख्याल से आ गई है रिजल्टेंट वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 20√2 एंड 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जानते होंगे, सुना भी होगा, ट्रांसफर कनेक्ट्स एंड आर्क मेंस, सॉरी आर्क नहीं, एसी मेंस सप्लाई, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, मेरे को भी लग रहा है दिख नहीं रहा, हाँ। A step down transformer connected to an AC mains supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? प्राइमरी सर्किट में कितनी करंट है वो हमें बतानी है। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एसी मेंस में लगाया गया है, सप्लाई 220 वोल्ट की है, मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट एट 440 वाट, ठीक है। तो हमने उसको ऑपरेट करना चाहा, 11 वोल्ट पे लाना है, कहाँ से, 220 वोल्ट से 11 वोल्ट पे लाना है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। और पावर कितनी जनरेट करनी है, 44 वाट, इतनी पावर जनरेट करनी है। तो ये पूछना चाहता है, पावर लॉस हमें नहीं मानना, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। तो यहाँ पर कितनी करंट है शुरुआत में, ठीक है, ये कितनी करंट है हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि भाई पावर लॉस नहीं हो रहा, तो ये जो पावर आउटपुट हमें मिल रहा है यही पावर इनपुट भी होना चाहिए था पहले। तो पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट होना चाहिए, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। पावर इनपुट कितना है हमारे पास, 220 इंटू पहले जो करंट है इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट कितना है 44। तो यहां से आई हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 220, ठीक है। तो ये तो आ गया 2 डिवाइड बाई 10, और आप कह सकते हैं 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो इतनी करंट होनी चाहिए प्राइमरी सर्किट में, तो 0.2 एम्पियर आ गया, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज ऑफ एलसीआर सर्किट कंटेनिंग दिस मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस गिवन है, is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequencies of the source are source at which the power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. तो पावर आधी मिल रही है और हम जानते हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटी फैक्टर होता है कुछ इस तरीके से कि हमें जो पावर है, ठीक है, आधी मिलती है जब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी F1 और F2 है, और ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जिसको हम F नोट कह रहे हैं, ठीक है, और इसको हम बैंड विड्थ कह सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा F जिसे कहा जा सकता है F2 माइनस F1 होता है, और F नोट हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी एट रेजोनेंस होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी एट रेजोनेंस। और क्वालिटी फैक्टर से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है पावर, मैक्सिमम पावर की आधी पावर यहाँ पर मिलती है, ये मैक्सिमम पावर है P नोट, मैक्सिमम पावर की आधी पावर हमें यहाँ पर मिलती है, इन दोनों फ्रिक्वेंसीज पर मिलती है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है XL एट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई R इज इक्वल्स टू F नोट अपॉन डेल्टा F, ऐसा हम कह सकते हैं, F नोट अपॉन डेल्टा F। तो हम अगर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम वो फ्रिक्वेंसी, अच्छा F1 F2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, हालांकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की टर्म में आप इस चीज़ को लिख लें। तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया ओमेगा इनटू रेजोनेंस सिचुएशन में ओमेगा नोट कह देते हैं, और ओमेगा नोट इनटू L डिवाइड बाय R हो गया, इज इक्वल्स टू F नोट हमारे पास हो गया ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई आएगा, और इधर डेल्टा F में भी हम कह सकते हैं ओमेगा डेल्टा ओमेगा, सॉरी ये आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में तो कैंसिल हो जाएगा।
तो ऐसी सिचुएशन बन रही है और यहाँ से हम डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा एफ की तरह ही डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा है, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल हो गया, एल अपॉन आर आ रहा है। तो डेल्टा ओमेगा ओमेगा का 2 कर दो तो L/2 आर आ जाएगा, L/2 आर आ जाएगा। L/2 आर आ गया, हमें पता चल गया ये L/2 आर है, ये भी हमें पता चल गया L/2 आर है। ठीक है, तो हम एफ नोट में ऐड कर दें और एफ नोट में से एक फिर ओमेगा नोट, सॉरी यहाँ पर अगर हम कहें कि ओमेगा नोट है तो हमें क्या करना है, दोनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं ओमेगा नोट माइनस L/2 आर कर दो और ओमेगा 2 कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा नोट प्लस L/2 आर कर दो। ठीक है, L/2 आर कर दो। क्लियर है बात? सही तो किया ना मैंने, उल्टा तो नहीं कर दिया। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू, नहीं, एक सेकेंड, हमारे पास डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करना था R/L, सॉरी उल्टा हो गया, R/L होना चाहिए ना, ये R/L, एक सेकेंड, R/L। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 ऑब्वियसली बात हो गया R/2L। हाँ ठीक है, अब सही है, इससे ही कैंसिल हो गया था डेल्टा ओमेगा R/L। ठीक है, यहाँ रिवर्स करना है हमको, R/L उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए हमको, पर मुझे तो याद रहता नहीं है वैसे, तो R/2L पर आप याद रख सकते हो। तो ये ओमेगा 1 हो गया और ओमेगा 2 हमारे पास हो गया ओमेगा नोट प्लस R/2L। ठीक है, R/2L, RL दिया हुआ है। ओमेगा नोट कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा नोट इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/√LC। ठीक है, ये ओमेगा नोट हो गया। डेटा पुट करोगे, आंसर लाओगे, जो भी आंसर मैच करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ कुछ लेंथ गिवन है 200 सेंटीमीटर इन मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन, अच्छा रोड है हमारे पास, बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, a mass of 2 kg suspended from the road at 20 centimeter, another mass m is suspended from the road at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the road is in the equilibrium. रोड इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से लगा दिया आपने, यहाँ से लगा दिया mg। ठीक है, यहाँ से लगा दिया mg, यहाँ से नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप यहाँ से तो टॉर्क बैलेंस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आपने लगा दिया 2g। उसके अलावा ये 40 सेंटीमीटर मार्क पर है, ये स्केल है एक तरह से, यहाँ से 0 से 1 सेंटीमीटर तक, 160 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं हम। और टोटल लेंथ जो है इसकी हमारे पास गिवन है, यूनिफॉर्म रोड ऑफ 200 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 200 सेंटीमीटर गिवन है, तो एकदम सेंटर मास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 0 से 150 सेंटीमीटर पर, सॉरी 100 सेंटीमीटर पर, 150 क्या 100 सेंटीमीटर, यहाँ से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पोजीशन होगी, जो मार्क होगा 100 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर हमारे पास इसका मास हो गया है 1/2 ग्राम, तो 1/2 kg, तो 1/2 g कह सकते हैं, 1/2 g। तो ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग ही रहा है, ये यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब हमें टॉर्क बैलेंस करना है। टॉर्क बैलेंस इस पॉइंट के अबाउट हम कराना चाहते हैं, तो हमने कहा 2g इनटू यहाँ से डिस्टेंस, भाई कहाँ से डिस्टेंस, ये इस जहाँ से टॉर्क लिख रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस देखनी है। ये लगा रहे हैं यहाँ पर 20 पर और ये पोजीशन है 40, तो 20 और 40 के बीच में जो डिस्टेंस हो गई है वो हो गई 20, तो 20 कर दिया। इसका टॉर्क ऐसे आ रहा था, इसका टॉर्क ऐसे और इसका टॉर्क भी ऐसे आ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे और बराबर भी करेंगे इसके। तो इसका टॉर्क हमारे पास आ गया g/2, और कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से, ये हम देख रहे हैं टोटल तो 100 है और यहाँ से 40 है, तो टोटल हो गया 60। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए प्लस इसका भी टॉर्क उतना देखना है हमको, mg आ रखा है, और इनटू डिस्टेंस इस पोजीशन से देखनी है जो कि 120 नजर आ रही है, तो 120 हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सोल्व कर लो यार m के लिए। आप कहोगे कि g तो आप सबसे किस जगह से हटा सकते हो, ये आ गया आपके पास 40 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 30 प्लस ये आ गया 120 m। ठीक है, m बहुत छोटा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ये हमारे पास 10 आ गया डिवाइड बाय 120 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/12। ठीक है, 1/12 kg, यानी कि फर्स्ट आंसर सही हो गया, 1/12 kg। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes the time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta,
to the horizontal, the maximum height attained by the by it equals to 4r. The angle of projection theta is given by. ठीक है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। ये कहना चाह रहा है एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें ये मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। तो सबसे पहले तो स्पीड कैलकुलेट करने का काम करेंगे हम। तो ये स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा होगा तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 2 पाई। मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई डिवाइड बाई वी टाइम पीरियड होता है, तो आप स्पीड कैलकुलेट कर पाए 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम पीरियड थी। ठीक है, r आपको कैपिटल R दे रखी है ना, कैपिटल R। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई। इस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ये मैक्सिमम हाइट जो है 4r अटेन कर लेता है, मैक्सिमम हाइट 4r अटेन कर लेता है। थीटा एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया है और स्पीड आप देख ही रहे हैं, v से प्रोजेक्ट किया है। तो मैक्सिमम हाइट आपके पास आ जाती है v साइन थीटा उसका स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g होगी। तो v स्क्वायर अपॉन v साइन थीटा, क्योंकि ये स्पीड होगी, हमें वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेना होगा, हमें ये वाला कॉम्पोनेंट लेना है, 2 कॉम्पोनेंट करने हैं। तो ये वाला कॉम्पोनेंट हमने लिया है v साइन थीटा और इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2g कर दिया। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, ये हमारे पास हो गया 4r के बराबर। ठीक है, ये 4r के बराबर हो गया। v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के हम साइन कैलकुलेट करेंगे। सीधा सा काम है, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ हमें 12a गिवन है एंड रेजिस्टेंस r गिवन है। ठीक है, इज वुंड अप एन अ करंट कैरिंग कोयल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में हमने उसको लपेट दिया है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a एंड रेजिस्टेंस r इज wound up is a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side a square of side a। ठीक है, the magnetic dipole moment of the coil in each case respectively are। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले तो जब उसको ट्राइंगल हम बना रहे हैं, तो ट्राइंगल बना रहे हैं और साइड क्या ले रहे हैं, उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, साइड ए ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ एक बार एक ट्राइंगल बनाने में हो जाएगी 3a। तो हम देख रहे हैं टोटल हमारे पास लेंथ 12a है, तो 12a से डिवाइड करेंगे तो हम नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ गई 4। नंबर ऑफ टर्न्स 4 आ गई। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात की जाए, तो एरिया हम निकाल सकते हैं √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और इसकी जो साइड है उसका a स्क्वायर। तो ये तो एरिया आ गया और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास NIA। ठीक है, तो NI तो हमने कर लिया और एक करंट से मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब दूसरा जो हमने बनाया सिस्टम, उसमें हमने लिया है इस तरह से स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिया है, स्क्वायर की साइड A है, तो हमारे पास टोटल लेंथ हो गई 4a एक स्क्वायर को बनाने में, और टोटल वायर हमारे पास 12 है। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए? 3। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 3 आ गए। हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया हमारे पास हो गया है A = a स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास थे 3a स्क्वायर इंटू करंट I, ये हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इसका। तो इसको आप m1 कर दो, इसको m2 कह दो। काम हो गया क्या हमारा? मुझे लगता है हो गया है, हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये L क्या आ गया यार? LA स्क्वायर, L क्या आ गया? देखिए मैग्नेटिक, अच्छा L नहीं है, करंट है। सॉरी, करंट है। इसने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि करंट, इसमें I लिखा नहीं था कहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। L नहीं है, करंट है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, हो चुका है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने थे। आपने देखा कि कुछ ही क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बाकी सब में तो सिर्फ फॉर्मूला हमें लगाना था और आंसर कैलकुलेट करना था। तो सारे फॉर्मूला मैं कहूँगा बार बार आप याद ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मैक्सिमम पेपर तो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ।